बच्चों ये जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो क्लास नाइन्थ में आपने थोड़ा बहुत वर्क के बारे में, एनर्जी के बारे में और पावर के बारे में पढ़ा है। तो ये चैप्टर क्लास नाइन्थ के उसी टॉपिक से थोड़ा सा आगे बढ़ करके आपको पढ़ाने की कोशिश करता है। तो चलिए इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर। तो वर्क एनर्जी और पावर के अंदर, वर्क एनर्जी एंड पावर में हम लोग एक एक करके तीनों टॉपिक को समझेंगे और ये तीनों अलग अलग पॉइंट से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि वर्क क्या होता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप काम करते हैं, मतलब फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स के कारण अगर वो कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है, मतलब थोड़ी दूर चलता है, तो आप कहेंगे कि उस पर वर्क हुआ है। मतलब वर्क हम कब कह सकते हैं कि व्हेन अ फोर्स डिस्प्लेस, व्हेन अ फोर्स डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट को अगर फोर्स डिस्प्लेस कर रहा है तो वी कैन से कि उसके ऊपर वर्क हुआ है। देखो नाइन्थ क्लास में वर्क डन का फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल आप पढ़ते थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके। लेकिन इतने सिंपल से यहाँ क्लास 11th में काम नहीं चलेगा। यहाँ पर हम लोग थोड़ा एक और चीज जानने की कोशिश करेंगे कि अगर रोड पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है एम मास का और आप पर उस पर फोर्स लगाते हैं एफ, लेट सपोज आपने उस पर फोर्स लगाया, ठीक है। अगर हमने उस पर फोर्स लगाया बेटा, तो वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा। लेट सपोज वो यहां तक आ गया, तो इसने यहां से लेके यहां तक में एस डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया। तो अगर आपको वर्क कैलकुलेट करना होता था पहले, तो आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर देते थे। तो यहां पर आप एक गौर करो, क्लास 9 में ये सिखाया जाता था कि वर्क तभी होगा जब आपने जो फोर्स लगाया और जिधर डिस्प्लेसमेंट हुआ, इन दोनों की डायरेक्शन अगर सेम होगी, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर वर्क डन हुआ है। अब जरा देखिए, मान के चलो ऐसा नहीं है कि कुछ एंगल पे मैंने फोर्स सीधे लगाने की बजाय मैंने फोर्स कुछ एंगल पे लगा दिया, समथिंग एंगल पे लगा दिया फोर्स, तो अब क्या होगा? तो ऐसे केसेस में वर्क के लिए एक जनरल फॉर्मूला है हमारे पास, एफ एस कॉस थीटा। थीटा क्या है? तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का वो एंगल जिसपे आप फोर्स लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ऑब्जेक्ट को मैंने बच्चों 30 डिग्री पे खींचा है, 30 डिग्री के ऊपर फोर्स लगाया और उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ ये एस डिस्प्लेसमेंट, तो उस पे जो वर्क लगने वाला है वो एफ एस कॉस थीटा लगेगा। बेसिकली आपको याद है मैंने आपको वेक्टर के कंपोनेंट बनाने सिखाए थे कि अभी ये फोर्स इस तरफ है, तो एक थीटा की तरफ कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल होगा। थीटा की तरफ कौन होगा? एफ कॉस थीटा यानी कॉस 30, और ऊपर होगा एफ साइन 30। तो ये जो एफ कॉस 30 है यही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, इसीलिए एफ कॉस 30 का मल्टीप्लाई होता है एस के साथ और फॉर्मूला बनता है एफ एस कॉस 30 यानी कॉस थीटा। इसी से फॉर्मूला आया एफ एस कॉस थीटा। ये है वर्क डन का रिलेशन, यानी वर्क डन आगे से बात हो कभी भी कॉस थीटा आता है। और याद है वेक्टर के किस प्रोडक्ट में कॉस आता है? डॉट प्रोडक्ट में, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है। इससे एक रिजल्ट और निकलता है कि वर्क हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है वर्क की? तो वर्क को हमेशा जूल्स में नापते हैं। ठीक है, तो एसआई यूनिट हो गई जूल। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट सपोज मैं आपको एक सवाल पूछता हूं कि मान लो बच्चों एक जमीन पर ना कुछ सामान रखा था, एक कूली ने उस सामान को उठाया अपने सर के ऊपर और उठा करके वो ट्रेन के अंदर जा रहा है सामान छोड़ने के लिए। ठीक है, ट्रेन में किसी को चढ़ाना था। अब मुझे बताओ फिजिक्स के अकॉर्डिंग उसका वर्क कितना हुआ? तो अब आप देखो उसने यहां से लेके यहां तक में कुछ तो डिस्प्लेसमेंट किया है ना बच्चों, लेकिन वजन को उठाने में उसका फोर्स हमेशा ऊपर लगा है हर बार। तो क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के सेम डायरेक्शन है? जवाब होगा नहीं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे पे 90 डिग्री बना रहा है। और अगर आप वर्क डन का फॉर्मूला देखें, एफ एस कॉस 90 रखें तो जीरो हो जाएगा। यानी फिजिक्स के नजर में कूली ने कोई भी काम नहीं किया। एक कूली को अगर मैं फिजिक्स की नजर से देखूं तो वो वर्क डन नहीं करता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसकी मेहनत का पैसा नहीं है। मेहनत रियल लाइफ में अलग है, फिजिक्स की नजर से देखा जाए, अगर वेक्टर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से देखें तो ये वर्क डन नहीं है। अंडरस्टूड? सो ये यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट आते हैं बात कि यानी कि इससे हम दो रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। वर्क डन जीरो दो केसेस में हो सकता है। एक पहला केस जब वर्क डन जीरो कब होगा? जब या तो थीटा 90 हो जाए, मतलब फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे पे 90 डिग्री पे लगता हो। दूसरा, वर्क डन जीरो कब हो सकता है? जब डिस्प्लेसमेंट ही ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने दो बच्चों तीन बच्चों को काम दिया कि भाई तुम्हें ये दीवार को धक्का दे करके गिराना है शाम तक। वो बेचारे लगे हुए हैं शाम तक धक्का देने में, उन्होंने पूरी मेहनत करी, पूरे फोर्स लगाया,
लेकिन शाम तक वो दीवार नहीं गिरी। तो अब मुझे बताओ उन्होंने वर्क डन किया या नहीं? देखो नजर में, मेरी नजर में तो उन्होंने काम किया है, पूरी मेहनत की है बेचारों ने, है ना, अगर इमोशनल देखा जाए या उनकी मेहनत के हिसाब से देखा जाए तो। बट फ्रॉम द फिजिक्स परस्पेक्टिव, क्योंकि दीवार का डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं हुआ, एस जीरो था, तो उसका वर्क डन भी जीरो ही होगा। तो इस तरीके से, यानी कि वर्क डन दो केसेस में जीरो हो सकता है। पहला यदि थीटा 90 हो, दूसरा यदि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। ये दोनों ही केसेस में वर्क डन जीरो होता है। अंडरस्टूड? चलो, तो डॉट प्रोडक्ट होता है, ये ध्यान रखना। जैसे मैं आपको अगर फोर्स का एक इक्वेशन देता हूँ, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, लेट सपोज ये फोर्स है और बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया बेटा वो इतना किया, 5k कैप। तो मुझे वर्क डन बताओ कितना आएगा, ये क्वेश्चन है हमारा। अब इस क्वेश्चन में आपको सीधे समझ में आना चाहिए कि वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी डॉट प्रोडक्ट करना है। हमने चैप्टर 3 में डॉट प्रोडक्ट सीखा हुआ है कि एफ डॉट एस करते हैं। तो फोर्स पहले पूरा लिखो आप, ठीक है, एक बार फोर्स पूरा लिखो। जब आप फोर्स के वेक्टर को पूरा लिखेंगे, फोर्स वाला है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और डॉट एस पूरा लिखिए, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। हमने क्या सीखा था? डॉट वाले में, डॉट प्रोडक्ट में आई को आई से, जे को जे से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनको आपस में करो। 2i हो गया बेटा 4, आई डॉट आई 1 होता है, 3 इंटू 4 12, जे डॉट जे 1 हो गया, प्लस 4 इंटू 5 20, के डॉट के 1 हो गया। तो आपका आंसर आया 12 4 16 प्लस 20, यानी कि आंसर हुआ 36 जूल। ऐसे करके आप वर्क डन निकाल सकते हैं। ये एक तरीका था, फटाफट इसको नोट करिए। तो देखो, अब इस टॉपिक के बाद जो भी तक हमने पढ़ा लिया, हमने जाना कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी है तो बेटा डॉट प्रोडक्ट तो जरूर होगा। और वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था। हमने ये भी पढ़ा कि अगर वर्क को जीरो करना है तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो उसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, या तो उसका थीटा 90 हो जाए। इन दोनों ही केसेस में वर्क डन जीरो होता है। यानी कि अगर एक कूली किसी सामान को अपने सर पे लाद करके सामने की तरफ चलेगा तो इसमें वर्क डन जीरो है, क्योंकि उस कूली ने सर पे सामान लादा हुआ है तो फोर्स ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट सामने की तरफ हो रहा है, यानी कि एंगल थीटा इज 90 डिग्री, जिससे टोटल वर्क डन जीरो हो जाता है। तो कभी अगर आपको वर्क डन निकालना हो और फोर्स से डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन हो, तो आपको सिंपली उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है एंड आपको उसका वर्क डन का पता लग जाता है। चलिए, तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि इस चैप्टर की बिल्कुल जड़ है, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बेसिकली कहता क्या है कि जो भी काम आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर करते हो, वही काम एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। या हम यूं कहें कि अगर कोई बॉडी का एनर्जी चेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, तो वो वर्क डन में ही कन्वर्ट होगा या वर्क डन की वजह से होगा। जैसे कि आप लोगों ने 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और यहाँ हमने दोबारा क्लास 11th में मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ये फॉर्मूला निकाला था। डिराइव भी किए थे दो तरीके से, कैलकुलस से भी, ग्राफिकल से भी हमने किया हुआ है। आप वीडियो जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, क्लास 11th की एक अलग से प्लेलिस्ट है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में दोनों तरफ 1/2m से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 1/2m से मैं इधर भी मल्टीप्लाई कर दूं और 2as को भी 1/2m से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब आप देखो 2 से कटा 2, इधर आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर, एंड दिस साइड देखो बच्चोंmas होगा, करेक्ट। अब जरा ये फॉर्मूला चेक करिए, मास इनटू एक्सेलरेशन, व्हाट इज दिस? दिस इज फोर्स, न्यूटन का फोर्स है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और साथ में डिस्प्लेसमेंट। इस साइड हाफ एम वी स्क्वायर को मैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल कह सकता हूं, और हाफ एम यू स्क्वायर को काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कह सकता हूं। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन हुआ, और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को डेल्टा के लिख देते हैं। यानी ये थ्योरम निकल के आया कि वर्क डन जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर है, ठीक है, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं इसकी डेरिवेशंस को। लेकिन एग्जाम में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारे एग्जाम में जो आता है ना वर्क एनर्जी थ्योरम, वो क्या आता है, वहां पर आपसे ये कहेगा कि प्रूव करो वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। इसको आपको प्रूव करना होगा वेरिएबल फोर्स के लिए, मतलब फोर्स अपनी वैल्यू को लगातार बदल रहा है। किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाते हैं, लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है मास m का, आपने उस पे बेटा फोर्स लगाया, तो वो कुछ ना कुछ दूरी ट्रेवल करके लेट सपोज यहाँ तक आ गया एस डिस्प्लेसमेंट करके, करेक्ट। तो आपने कुछ ना कुछ तो वर्क डन किया।
वैसे वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, करेक्ट। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट मान लो बेटा एस। एस हो गया। तो अगर मैं स्मॉल वर्क डन गिनूं तो मैं यहाँ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएस लिखूंगा, करेक्ट। मान के चलते हैं कि यहाँ से ऑब्जेक्ट को मैंने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएस कराया। ऐसा करने के लिए स्मॉल वर्क डन भी करना पड़ेगा डी डब्ल्यू मान के चलो। तो इस रिलेशन में डी डब्ल्यू इक्वल टू एम ए डी एस। अब यहाँ पुट करो व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डीवी बाय dt, है ना। और साथ में ये ds है, इस साइड में dw। अब यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ, dt को ds के नीचे लिख देता हूँ, ये dv अपनी जगह, ds के नीचे dt को शिफ्ट कर दूं। ये एक फॉर्मूला बन गया। कौन सा रिलेशन, ds बाई dt वेलोसिटी का फॉर्मूला, यानी ये v बन गया। तो आपके पास dw आया क्या, mv dv। इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड। अब आप जानते हो इंटीग्रेशन में लिमिट्स लगानी पड़ती है। लिमिट्स हमेशा उसी की लगती है जिसके साथ डी होता है। डी वेलोसिटी के साथ है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी यू से फाइनल वेलोसिटी वी तक इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए यहाँ डी से इंटीग्रेशन खत्म तो डब्ल्यू बचा, यहाँ पर हम बाहर कर दो कांस्टेंट। आपके पास बच गया बच्चों वी डी वी, लिमिट यू से वी। रूल क्या कहते हैं, पावर अभी 1 है तो पावर में एक जोड़ो, नई पावर से डिवाइड करो, यानी कि आप इसको क्या कर सकते हो, वी स्क्वायर बाय 2 कर सकते हो। लिमिट आप u से v तक करेंगे। अब पुट करो अपर लिमिट, एक बार v डालो यानी वी स्क्वायर बाय 2 माइनस एक बार लोअर लिमिट डालो तो हो जाएगा u स्क्वायर बाय 2। ये आपका वर्क डन का आंसर निकल के आ गया, है ना। इसको आप एक और चीज लिख सकते हो, देखो m को अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, और इसको इससे करोगे तो हाफ एम यू स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या है बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल और वो इनिशियल है, यानी वर्क डन किसके इक्वल आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो ये तरीका है वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव करने का। आपके एग्जाम में 3 मार्क्स में 110% इस चैप्टर से कुछ आता है तो ये जरूर आता है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, लिख लिख करके एक बार देख लो। आई होप आपको समझ में आया, नहीं आया तो पीछे बैक करके दोबारा से इसको समझो। बड़े आसानी ढंग से मैंने समझाया इस चीज को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जब एक क्वेश्चन पहले से देता हूं मैं, लेट सपोज कि एक गाड़ी है, ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं कि एक कार है, एक कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम इज मूविंग with 10 meter per second and accelerating itself for some time। कुछ देर के लिए एक्सेलरेट करता है, ठीक है, for some time and reaches to 15 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हो जाती है, बढ़ा के मतलब 10 से कितनी आती है, 15 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, ठीक है ना। तो फाइंड करो हाउ मच वर्क इट डन, कितना वर्क इसके इंजन ने किया होगा गाड़ी के। अब सिंपल सी बात है भाई, देखो एक गाड़ी है, इस गाड़ी ने क्या करा, इसकी स्पीड पहले कितनी थी, तो 10 मीटर पर सेकेंड थी। बाद में इस गाड़ी की स्पीड कितनी हो गई, तो स्पीड हो गई 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब आप एक काम करो, सबसे पहले वर्क डन का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यही होता है। अभी जस्ट डिराइव किया हमने वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। देखो दोनों में हाफ एम कॉमन है तो आपके पास बचा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। मैं अभी भी इसमें पुट नहीं कर रहा हूँ, एक आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। थोड़ा सा आसान हो जाता है इससे। अब चलिए वैल्यू डालिए, मास ऑफ कार कितना था 1000, वी फाइनल कितना था बेटा 15, इनिशियल 10, फिर 15 माइनस 10। सॉल्व करते हैं इसको, 2 से अगर मैं इस 1000 को कैंसिल करूं सो दैट इज 500, यानी मुझे यहाँ पे मिला 500 इंटू 15 और 10 25 इंटू 15 में से 10 गया 5, तो ये आपको मिलेगा 500 इंटू 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 125। मल्टीप्लाई करते हैं 5 5 जा 25, 2 5 में 10 तो 12 का 2, 5 1 5 1 6 और 2 जीरो और लगा दो। यानी बच्चों इतना वर्क डन, इतना जूल वर्क डन करना पड़ेगा गाड़ी को, ठीक है। मतलब गाड़ी को 62,500 जूल का काम करना पड़ेगा अपनी स्पीड को 10 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड पर रीच करवाने के लिए। ये था हमारा टॉपिक वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन। तो फटाफट इसको नोट करिए एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे इससे आगे एक टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट
नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हमारे पास एनर्जी कई टाइप की हो सकती है। मैं बात कर रहा हूं खास करके मैकेनिकल एनर्जी की। मैकेनिकल एनर्जी में दो एनर्जी आती है, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल काइनेटिक छोटी क्लासेस से पढ़ाया जाता है कि अगर आपके पास एक तीर धनुष है और उस तीर धनुष में से आपने उसकी खींचा, तो आप उस तीर को पीछे खींच के उसकी पोजीशन को बदल रहे हैं। जैसे ही आपने बेटा उसकी पोजीशन को बदला, उसके अंदर स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे ही इसको छोड़ोगे तो ये हाई स्पीड से आगे जाएगा, तो वो बन जाएगा उसका काइनेटिक एनर्जी। यानी पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। तो दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट होता है। यही कंजर्वेशन का नियम है। मतलब अगर मैं ये कहूं कि व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो आपको ये कहना चाहिए कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, कैसा सिस्टम? आइसोलेटेड। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द सम ऑफ potential and kinetic energy, sum of potential and kinetic energy remains कांस्टेंट या कंजर्व भी बोल सकते हैं। ध्यान आपका इस वर्ड पे होना चाहिए, आइसोलेटेड। अब इसको मैं समझाता हूँ। मान के चलो अभी हम लोग इस रूम के अंदर मेरे अलावा 4 स्टूडेंट हैं, ठीक है। इन चारों स्टूडेंट के पास 10-10 रुपए जेब में है, मेरे पास नहीं है। इस पूरे रूम में इस वक्त 10-10 रुपए, 4 स्टूडेंट का मतलब है 40 रुपए। रूम क्योंकि बंद है तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। अब मैं क्या करता हूं, इन चारों के 10-10 रुपए को उठा करके अपनी जेब में रख लेता हूं। इससे क्या होगा, अब उन बच्चों के पास हो गए 0 रुपए, लेकिन मेरे पास आ गए 40 रुपए। इस रूम में भी 40 रुपए, पहले भी 40 थे, अभी भी 40 है। क्यों? क्योंकि दरवाजा बंद है, कोई बाहर से आ नहीं सकता, कोई अंदर से भाग नहीं सकता। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम है। अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो बेटा एनर्जी एक से दूसरे को ट्रांसफर हो सकती है, उसके पैसे मैंने रख लिए। लेकिन इस पूरे सिस्टम के अंदर जो 40 जूल पहले था, वही 40 जूल यानी 40 रुपए बाद में भी है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी कंजर्व होती है। चलिए इसको प्रूव करके देखते हैं। तो कुल मिला के पोटेंशियल और काइनेटिक का सम हमें कांस्टेंट करना है, ठीक है। इसी को हम लोगों ने मैकेनिकल एनर्जी भी बोला। तो इसका डेरिवेशन हम कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का। मान के चलो ये ग्राउंड है, इसके नीचे लाइन खींचेंगे तो एक ग्राउंड बन गया। मैं 3 पॉइंट मानता हूं। मान लो आसमान से आपने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया, मतलब छोड़ दिया ऐसे ऊपर से, ठीक है। छोड़ते ही इसकी इनिशियल स्पीड 0 रही होगी। लेट दिस पॉइंट इज ए। गिरते गिरते बीच में कोई एक पॉइंट आता है जिसको मैं बी नाम देता हूं, ठीक है। ऊपर से ये एक्स डिस्प्लेसमेंट चलने के बाद आता है। फिर ये जमीन पे जस्ट गिरने से पहले, मतलब जमीन टच कर चुका है, वो है पॉइंट सी। टोटल जो हाइट मानते हैं बेटा, मैक्सिमम जहां से मैंने गिराया और जहां जाके गिरा ग्राउंड पे, उसके बीच की दूरी h है। तो क्या आप मुझे इसकी डिस्टेंस बता सकते हैं कितना है? h माइनस एक्स होगा टोटल, करेक्ट। ये हमारा डायग्राम आपको क्लियर होगा। मेरे पास 3 पॉइंट है ए बी सी, और अगर किसी तरीके से मैं ये प्रूव कर दूं कि इन तीनों ही पॉइंट पे दो एनर्जी का सम बराबर है, काइनेटिक और पोटेंशियल, तो मैं कहूंगा कि एनर्जी कंजर्व्ड है। तो चलिए करके देखते हैं। एट पॉइंट ए लेके चलते हैं पहले। एट पॉइंट ए, देखो ए पॉइंट पे जब आप बात करेंगे तो पॉइंट ए पे इनिशियल स्पीड कितनी है? 0 है, राइट। इसका ए पॉइंट का जो हाइट है वो कितना है बेटा? h है, करेक्ट। तो मुझे चाहिए सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ m इंटू वी स्क्वायर। वी मतलब वेलोसिटी। उस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है क्योंकि आपने जस्ट ड्रॉप किया है। तो आप यहाँ पर u की जगह 0 रखो, तो हाफ m 0 का स्क्वायर दैट इज 0। यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितना मिला? 0 मिला। पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी और एच माने डिस्प्लेसमेंट। असल में ग्राउंड से जो इसकी ऊपर से हाइट है ना, वो तो एच ही है, तो ये एच रहेगा। सो टेल मी द टोटल एनर्जी। व्हाट इज टोटल एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बताओ दोनों का सम। काइनेटिक 0, पोटेंशियल एम जी एच। सो व्हाट इज टोटल एनर्जी हियर? यहाँ पे टोटल एनर्जी आ गया बच्चों एम जी एच। मतलब कि ए पॉइंट पे जो एनर्जी है टोटल दोनों का सम, वो एम जी एच है, ठीक है। अब आप यही सेम काम बी पॉइंट पे चल के करो, वहां पता करो। देखो एट पॉइंट बी, अब हम बी पॉइंट पे निकालेंगे। ये पूरा हम डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बी पॉइंट की वेलोसिटी तो मुझे नहीं पता। आई डोंट नो व्हाट वेलोसिटी पॉइंट बी हैव। मतलब यहाँ की वेलोसिटी को वी भी लिख देता हूँ, बट मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता। ओके, मैं इसको निकालना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इसको निकाले बिना काइनेटिक एनर्जी नहीं निकलेगा। हाफ एम वी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी। तो एक रिलेशन यूज कर रहा हूँ,
v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। सो v हो गया बेटा vb, जो कि वहां पे b पॉइंट की वेलोसिटी है। u कितना, यहां से जब ड्रॉप किया तो u जीरो था, तो यहाँ पे जीरो ले लो। टू एक्सेलरेशन ग्रेविटी होगा, जी होगा, क्योंकि जब आप चीजों को ड्रॉप करते हैं तो जमीन उसे अपनी तरफ लगातार खींच रहा होता है, जिसपे वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगाएगा 9.8। आपने उसको छोड़ा भी नीचे है और ग्रेविटी भी नीचे खींच रहा है, सेम डायरेक्शन, दैट्स व्हाई प्लस का जी। और एस कितना डिस्प्लेसमेंट इसने यहां से बी पॉइंट तक कितना किया, तो वो किया इसने एक्स डिस्प्लेसमेंट, तो आप यहां पर लिखेंगे एक्स। सो वी बी स्क्वायर आ गया 2gx, करेक्ट है, 2gx आ गया। लगाओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी तो वी बी स्क्वायर होगा क्योंकि बी पॉइंट की बात हो रही है। तो इसको सॉल्व करिए तो 1/2m, वी बी स्क्वायर की वैल्यू है 2gx, भाई 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचा mgx, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। अब आप पोटेंशियल एनर्जी बताओ, फॉर्मूला क्या होता है, एम जी और एच, एच मतलब हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, बी पॉइंट की हाइट ग्राउंड से कितनी है, तो देखो एच माइनस एक्स है ना, यहाँ पे एच माइनस एक्स है, तो यहां पुट कर दो एच माइनस एक्स, ये सॉल्व करिए, दिस इज एम जी एच माइनस एम जी एक्स। सो टेल मी द टोटल एनर्जी वी हैव, टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, जोड़ो दोनों को, काइनेटिक एनर्जी है एम जी एक्स और पोटेंशियल एनर्जी आया है mgh माइनस mgx। बेटा mgx कैंसिल, आपके पास क्या बचा, mgh बचा टोटल एनर्जी। चेक करो क्या ये वही नहीं जो आपको ए पॉइंट पे मिला था, आपको ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी mgh मिला, आपको बी पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी mgh मिला, मतलब ए और बी पॉइंट की एनर्जी तो सेम आ गई। अब यही सेम काम सी पॉइंट की एनर्जी निकालने में करो, अगर ये भी सेम आ गया तो मैं बोल सकता हूं कि एनर्जी आइसोलेटेड में कंजर्व होता है। चलो करके देखते हैं सी पॉइंट के लिए। सो एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पे बात करते हैं। सी पॉइंट की वेलोसिटी भी मुझे नहीं पता, इसके लिए फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करो बच्चों, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, इसमें डालो व्हाट इज v, vc स्क्वायर, u जीरो क्योंकि इनिशियली स्टार्ट जीरो से हुआ था, 2 ग्रेविटी एक्सेलरेशन जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल हुआ जरा डायग्राम में चेक करो, इस पॉइंट से लिया ना मैंने इनिशियल जीरो, तो यहां से नीचे गिरने में टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट चला, h जो उसकी टोटल हाइट है, यानी इस रिलेशन में मुझे इसकी टोटल हाइट लेनी पड़ेगी डिस्प्लेसमेंट की जगह पर, तो दिस इज h, यानी कि मेरे पास vc स्क्वायर क्या आ गया 2gh। नाउ बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना, फॉर फॉर्मूला हाफ m vc स्क्वायर, पुट करो हाफ m vc स्क्वायर की जगह 2gh, बच्चों 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा mgh। एंड नाउ पोटेंशियल एनर्जी पे चलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mg एंड h, h इज हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से कितनी हाइट है, जरा आप उस पॉइंट को चेक करो, इस पॉइंट, तो ये तो ग्राउंड पे ही रखा है ना बेटा, जस्ट ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे है, इसका मतलब इसकी जो हाइट है वो कितनी हुई, जीरो हुई, तो जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो आ गया। सो व्हाट इज टोटल एनर्जी, इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जोड़ दो, काइनेटिक एनर्जी mgh, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, सो द टोटल एनर्जी इज mgh। अब आप मुझे चेक करके बताओ आपकी टोटल एनर्जी ए पॉइंट पे कितनी आई थी mgh, आपकी टोटल एनर्जी बी पॉइंट पे कितनी आई थी mgh, आपकी टोटल एनर्जी सी पॉइंट पे कितनी आई है mgh। ऑल पॉइंट energies are same, what it signify, hence it is proved that, hence it is proved that कि टोटल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, कंजर्व्ड होता है, कंजर्व होता है, फिक्स होता है, और कितना होता है mgh होता है जी। तो ये था हमारा टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फटाफट इसको नोट करो, एंड इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा वर्क एनर्जी का बेटा नेक्स्ट टॉपिक है स्प्रिंग के बारे में। जब हम एनर्जी ही की बात कर रहे हैं तो एनर्जी निकालना है हमें स्प्रिंग के लिए। देखो वी हैव अ स्प्रिंग, ठीक है, हमारा प्रोसेस है, हम क्या निकाल रहे हैं, वी आर फाइंडिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब स्प्रिंग को ऐसा मान के चलो कि ये एक दीवार है और इस दीवार पे बच्चों एक ऐसा सरफेस है जिसके ऊपर हमने एक स्प्रिंग को बांध रखा है, एक हिस्सा, ठीक है, और ये कनेक्टेड है एक मास m के साथ, राइट।
दिस इज इट्स इनिशियल पोजीशन, ये मेरा इनिशियल पोजीशन है x इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करता हूं, ऐसे खींचता हूं पीछे की तरफ, तो ऑब्जेक्ट बेटा यहां तक आ गया, ठीक है। ऐसा करने में मैंने फोर्स लगाया तभी तो यहां तक आया, और ये डिस्प्लेसमेंट मान लो आपकी एक्स डिस्प्लेसमेंट चला स्प्रिंग। तो इस स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड हो गई, जिसे हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी बोला है। अगर मैं इस स्प्रिंग को यहीं पे छोड़ दूं इस ऑब्जेक्ट को, तो बेटा ये जाएगा लेकिन अपने इनिशियल पोजीशन पे नहीं रुकेगा, इनर्शिया के कारण ये थोड़ा और आगे बढ़ेगा, और फिर क्योंकि स्प्रिंग दबेगा तो फिर रिवर्स डायरेक्शन में आएगा, फिर ऐसे यानी ऑसिलेट करने लगेगा अपने मीन पोजीशन पे। इसी को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। आगे चल के जब चैप्टर फिजिक्स के सेकंड लास्ट या लास्ट वाला चैप्टर आएगा ऑसिलेशन, तो वहां हम इस चीज को पढ़ेंगे और प्रूव भी करेंगे। फिलहाल हमें सिर्फ जो चाहिए हम उस पर फोकस करते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। आपने देखा होगा स्प्रिंग में, स्प्रिंग इलास्टिक कोई भी ऐसी चीज, जब आप उसको खींचते हो और छोड़ देते हो तो वापस से अपनी पोजीशन पे आता है। जितनी जोर से खींचोगे या जितनी ज्यादा दूर तक खींचोगे उतनी ही ज्यादा फोर्स से वो पीछे आता है। यानी कि किसी भी स्प्रिंग के लिए, फॉर एनी स्प्रिंग, किसी भी स्प्रिंग के लिए जो फोर्स डेवलप होता है, जिसे हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, वापस लाने वाला, वो प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। मतलब कितना आपने उसको दूरी ट्रेवल करवाया, डिस्प्लेसमेंट करवाया, उसके प्रोपोर्शनल होता है। मैं प्रोपोर्शनल साइन हटाकर इक्वल लगा रहा हूं तो एक कांस्टेंट के आएगा, दिस इज के एक्स। ये है मेरा स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, स्प्रिंग जो फोर्स लगाता है। अब मुझे वर्क डन चाहिए, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया कि वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग जो एनर्जी निकालनी होती है वो वही होती है जो वर्क होता है। तो चैप्टर ही यही है यार। तो वर्क फाइंड आउट करो। व्हाट इज वर्क? वर्क का फॉर्मूला क्या है? तो वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, करेक्ट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क निकालें अगर, तो एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट लेट सपोज डीएक्स हो गया। ओके, फटाफट इतना लिखिए आप लोग। ओके, नाउ लिसन। तो वर्क डन कितना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, एफ डॉट डीएक्स। लेट सपोज कि डीएक्स डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया इसने, इतना थोड़ा दूर तक ले गया मैं, तो पहले ना स्मॉल वर्क डन निकालूंगा, फिर उसको इंटीग्रेट करूंगा, इसलिए मैंने ऐसा किया है। पुट करते हैं एफ की वैल्यू। व्हाट इज एफ? एफ इक्वल टू के एक्स, यहां पर लिख दो के एक्स, साथ में है डीएक्स, इधर है बच्चों स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू। तो अब इंटीग्रेट करो दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्या होगा इंटीग्रेट दोनों तरफ करने से? डी से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा डब्ल्यू। इस साइड कांस्टेंट के बाहर आ गया, आपके पास एक्स डीएक्स बच गया, करेक्ट। आपने क्या सीखा है, जब भी इंटीग्रेशन करते हैं जो पावर में दिया होता है, अभी पावर 1 है, तो पावर में एक ऐड होगा, नई पावर से डिवाइड होगा। दिस इज द वर्क डन, है ना। अच्छा, अब इसी में लिमिट्स भी डालनी पड़ेगी आपको। मान के चलो कहां से, डी किसके साथ है, एक्स के साथ। तो आप यहाँ इनिशियल पोजीशन x इक्वल टू 0 से कहां लेके जा रहे हो, x पे ले जा रहे हो ना, तो 0 से x तक इंटीग्रेट कर दो, लिमिट डाल दो। चलो पुट करते हैं, k तो बाहर है, एक बार अपर लिमिट डालो x, तो x स्क्वायर बाई 2, माइनस एक बार लोअर लिमिट डालो 0 स्क्वायर बाई 2, तो ये तो 0 ही हो गया। आपका वर्क डन आ गया 1/2 kx स्क्वायर। और आपको पता है यही वर्क डन एनर्जी में स्टोर्ड होता है, तो आप एक लाइन लिख देंगे, दिस वर्क डन विल स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर। ये है स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी स्प्रिंग में जो एनर्जी होती है वो इतनी होती है। फटाफट इसको लिखो, इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। हमारे पास सिलेबस में दो टाइप के फोर्स हमें पढ़ने हैं। फोर्सेस भी टाइप्स के हैं। एक टाइप हमें पढ़ना है कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब क्या डिफरेंस है दोनों में? तो डिफरेंस देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स उसे कहते हैं जिसका वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, जो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है। आप कौन सा रास्ता लेते हैं, वर्क डन इस चीज पे डिपेंडेंट ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अगर मैं दो चार्जेस को रख दूं, एक चार्ज बेटा यहां पर रखा है 5 कूलम का, और एक दूसरा चार्ज यहां रखा है 4 कूलम का, ठीक है। इस 4 कूलम के फोर्स को ना मुझे यहां लाना है। अब मैं चाहे इस रास्ते से लाऊं, चाहे इस रास्ते से लाऊं, चाहे सीधा ले जाऊं, बेटा इसके बीच का डिस्टेंस तो नहीं बदलेगा ना, डिस्टेंस तो सेम रहेगा, तो फोर्स सेम रहेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस बात पे डिपेंड ही नहीं कर रहा कि आप किस रास्ते से दूसरे चार्ज को उसके पास ले जा रहे हो, मतलब पाथ के इंडिपेंडेंट है। इस तरीके के फोर्स को हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, जो इंडिपेंडेंट है पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता। लेकिन कुछ ऐसे फोर्स हैं जो पाथ पे डिपेंड करते हैं,
जैसे कि वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द पाथ, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन फोर्स है। अब मान के चलो फ्रिक्शन में क्या है कि मैं एक स्मूथ सरफेस पे मेरे को ना यहाँ जाना है, इस पॉइंट पे यहाँ से जाने के मेरे को दिख रहे हैं दो रास्ते, एक रफ रास्ता है और एक स्मूथ रास्ता है। मैं स्मूथ से जाऊंगा तो यार फ्रिक्शन तो कम लगेगा ना, रफ पे फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर फोर्स डिपेंड कर रहा है आप किस रास्ते से गए हो, ना कि इस बात पे कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या था। अंडरस्टूड? तो इसे कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे कि इसमें आता है विस्कस फोर्स, फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, और मैंने एक फ्रिक्शन फोर्स भी बोला कि आप यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स भी याद रख सकते हैं। फ्रिक्शन फोर्स ये भी इसका एक एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, डन। तो ये हमारा हुआ। इसके अंदर वर्क डन इन राउंड ट्रिप जीरो होता है, मतलब अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स है जिसमें वर्क इंडिपेंडेंट है पाथ के इनिशियल और फाइनल पे, तो अगर आप राउंड ट्रिप करते हैं, एक जगह दूसरी जगह ले गए, दूसरे से वापस ले आए, तो ऐसे में वर्क डन इस ट्रिप का जीरो होता है। इस वाले में जीरो नहीं होता है सिंपली। इधर टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, जबकि इसमें हीट के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में डिसिपेट होता है, मतलब लॉस होता है। ठीक है, तो ये था हमारा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कम से कम दो दो डिफरेंस भी याद रखोगे ना तो सफिशिएंट है, ज्यादा इसमें रटने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला टॉपिक आपकी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें यह कहा गया है कि अगर मेरे पास एक रस्सी में पत्थर को बांध के सर्कुलरली घुमाऊं, मतलब सर्कल में रोटेट करूं, तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी कितनी होगी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आप झूला झूल रहे हैं, झूला झूलते टाइम जो मेरी गो राउंड होता है, क्या बोलते हैं उसको, व्हील जो होती है बड़ी वाली, राम झूला, तो उस राम झूला में आपकी स्पीड लोअर पॉइंट पे कितनी है, हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी है, मिड पॉइंट पे कितनी है, क्या ये सब सेम है या अलग अलग है, ये निकालना है बेसिकली हमें। तो मान लो कि इस पे ना यहाँ सेंटर से एक रस्सी बंधी है जिसको एल लेंथ की, बेटा इस पॉइंट पे भी तो एल ही रहेगी। यहाँ पर एक पॉइंट मान लो अपोजिट सी, ये मान लो ए, और एक ठीक इसके बीच में मान लेते हैं पॉइंट बी। मुझे इन तीनों पॉइंट पे चाहिए कि कितनी कितनी वेलोसिटी है। ए पॉइंट की वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा बेटा वी ए, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टेंजेंट ही होता है वी बी, और इधर होगा वी सी। ये मुझे वेलोसिटीज का डायरेक्शन मिल गया। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, सो राइट द वेक्टर साइन। ये हो गया। चलिए अब थोड़ा एफबीडी पे आते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मुझे बताओ ए पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम जल्दी से क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। सबसे पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट का वेट लगेगा mg, राइट। हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट ही लगता है mg। रस्सी है तो रस्सी में ऊपर की तरफ क्या लगेगा, टेंशन T, करेक्ट। लेकिन ये ऑब्जेक्ट जा किधर रहा है, ये आगे ऊपर ही तो जा रहा है, तो यानी कि ऊपर वाला फोर्स बड़ा फोर्स हुआ। मैंने आपको हमेशा सिखाया है, चैप्टर नंबर 4 मोशन में भी मैं आपको बता रहा था बार बार कि आप एक लाइन याद रखो, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स बराबर नेट फोर्स। तो वही काम करते हैं, बड़ा फोर्स वो जिस तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है, ऊपर जा रहा है यानी ऊपर वाला टेंशन बड़ा है, तो टेंशन माइनस छोटा फोर्स नीचे वाला mg बराबर नेट फोर्स। भाई नेट फोर्स कौन सा होगा, कौन इसको सर्कुलर मोशन में घुमाता है, तो सर्कुलर मोशन में घुमाने वाले फोर्स को आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाय आर। वेलोसिटी तो va है ना, तो va स्क्वायर बाय आर, आर मतलब l, यहाँ पे लेंथ l है। दिस इज t माइनस mg। आप इसको फर्स्ट इक्वेशन पकड़ लो, करेक्ट। चलो अब इसी पॉइंट पे मुझे फटाफट एनर्जी बताओ कितनी होगी। दोनों एनर्जी निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी बताओ पहले। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी va है तो va स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितना, पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, h तो जीरो है ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ग्राउंड पे ही है, सबसे निचले पॉइंट पे है, तो जीरो। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए कितना आएगा, दोनों का सम हाफ एम वी ए स्क्वायर, इतना निकल गया। लेट्स सपोज दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, सिंपल, यहां तक कोई डाउट नहीं। चलो अब पॉइंट सी पे चलते हैं, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे चलो बच्चों, एट पॉइंट सी। सी पॉइंट पे ना हम ये मानते हैं कि यहाँ पे रस्सी स्लेक हो जाती है। अब स्लेक क्या होता है, मान लो कि मेरे पास एक रस्सी है, ठीक है, अब मैं इसको घुमा रहा हूं, देखना, तो मैं घुमा दो तरीके से सकता हूँ बच्चों। एक तो मैं इसको कंटिन्यूअसली घुमाते जाऊं तो घूमता जाएगा, एक घूमते घूमते ना मैक्सिमम पॉइंट पे आएगा और स्लेक हो जाएगा, मतलब ऐसे गिर जाएगा। इसे स्लेक कहते हैं, मैक्सिमम पॉइंट पे जाके गिर गया तो इसे स्लेक करना कहते हैं। स्लेक हो गया तो रस्सी यहाँ पर स्लेक हो गई, स्लेक हो गई मतलब सी पॉइंट से सीधा नीचे की तरफ गिर गया ये, ठीक है। तो स्लेक में टेंशन जीरो हो जाता है। At point C, string is slaked, क्या हो गया, स्लेक्ड हो गया।
तो बच्चों टेंशन जीरो हो जाएगा सी पॉइंट का। ओके ठीक है, चलो जरा एफबीडी बताना इसका। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट mg, भाई टेंशन भी तो नीचे ही लगेगा रस्सी में, लेकिन वो टेंशन जीरो हो गया इसके अकॉर्डिंगली। तो मुझे सीधा सीधा एक चीज दिख रहा है बच्चों कि अगर mg जो है और टेंशन तो जीरो है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, तो सर्कल में क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, mv स्क्वायर बाय r लगता है, v को vc लिख देता हूं। तो इसके इक्वल भाई m से m कैंसिल, तो व्हाट इज g, g आ रहा है vc स्क्वायर बाय l। तो यहां से vc स्क्वायर कितना मिलेगा या vc कितना मिलेगा, gl का अंडर द रूट। ये आपको पहला आंसर मिल चुका है। सी पॉइंट पे वेलोसिटी अंडर द रूट gl, सी पॉइंट की वेलोसिटी मिल गई अंडर द रूट gl वहां पे। अब आप इसी वैल्यू को ना उठा के जरा फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं डालूं, या उससे पहले पहले एनर्जी निकाल लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए सी पॉइंट की एनर्जी निकालते हैं। सी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना, फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, यही है। तो वीसी स्क्वायर, तो हाफ एम, अब आपने वीसी स्क्वायर जस्ट अभी सॉल्व किया है, क्या निकला है वीसी, वीसी निकला है रूट जीएल। तो वीसी स्क्वायर करोगे, वैसे रूट जीएल का स्क्वायर, भाई रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है, तो हाफ एम जीएल, ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी बचा सी पॉइंट का, करेक्ट। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, करेक्ट। व्हाट इज mgh, तो mg, अब हाइट देखना जरा, सी पॉइंट का हाइट बताओ। देखो ये भी रस्सी है l, ये भी रस्सी है l, तो l और l, ये वाला l है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये दोनों l जुड़ जाएगा, तो ग्राउंड से टोटल हाइट आ गई 2l, यानी ये निकला 2mgl। सो टोटल एनर्जी किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे कितनी होगी, टोटल एनर्जी होगी दोनों का सम, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जोड़ दो दोनों को। काइनेटिक आया है हाफ एम जी एल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज 2mgl, ऐड करिए इसका टेक एलसीएम, दिस इज 2mgl प्लस 2 टू द 4, यहां आएगा 4mgl, 4mgl ऐड करो तो 5mgl, यानी एनर्जी इज एट पॉइंट सी 5/2 mgl, दिस इज द एनर्जी एट सी। और हम ये जानते हैं भाई कि एनर्जी जो होता है ना वो कंजर्व रहता है, अभी हमने प्रूव भी किया था ऑब्जेक्ट को, पत्थर को ऊपर से गिरा के। तो जो एनर्जी सी पॉइंट पे है वही एनर्जी तो ए पॉइंट पे होनी चाहिए। सी की एनर्जी आई है 5/2 mgl, आप मुझे बताओ ए पॉइंट की एनर्जी कितनी थी, चेक करो फर्स्ट इक्वेशन में, ये रहा हाफ एम वी ए स्क्वायर, तो हाफ एम वी ए स्क्वायर यहाँ लिख दो, हाफ एम वी ए स्क्वायर, बेटा 2 से गया 2 है ना, जो जो कट रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो, 2 से गया 2, m से गया m, तो आपके पास बचा क्या, 5gl बराबर वी ए स्क्वायर। तो आपके पास ए पॉइंट की वेलोसिटी आ गई अंडर द रूट 5gl, दिस इज द वेलोसिटी एट पॉइंट ए। लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी आई है रूट 5gl, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी आ रही थी रूट gl। तो बेसिकली अगर मैं इसको चेक करूं तो लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू हाईएस्ट पॉइंट। तो झूले की वेलोसिटी कम कहां होती है, कम कहां होती है, सबसे ऊपर, हाईएस्ट कहां होती है, सबसे नीचे। तो कोशिश कभी नहीं करना कि जब झूला सबसे नीचे पॉइंट पे आएगा तब कूद के उतर जाऊं, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि एट दैट पॉइंट ही उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो झूले से उतरना है हाईएस्ट पॉइंट पे, क्योंकि वहां पे अगर आप कूदना चाह रहे हो, इमरजेंसी में उतरना चाह रहे हो, तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे लो वेलोसिटी है झूले की आपकी, और सबसे लोएस्ट पॉइंट पे हाईएस्ट वेलोसिटी है, तो वहां गिरने के ज्यादा चांसेस हैं अगर आप उतरने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग ध्यान रखना बेटा। अब चलो पॉइंट बी पे बात करते हैं। पॉइंट बी इसके बीच में यहां पर है, इसकी हाइट कितनी है ग्राउंड से, तो ग्राउंड से इसकी हाइट ये है, जो रस्सी की लंबाई यानी एल है। तो अगर मैं पॉइंट बी पे बात करता हूं, तो पॉइंट बी की काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम वीबी स्क्वायर, हमें नहीं पता वीबी है कितना, तो इतना ही रखते हैं, ठीक है। दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, नाउ व्हाट इज h, l, बेसिकली ग्राउंड से तो l हाइट पे ही है। टोटल जोड़ो बेटा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के इक्वल होता है, तो यहां से टोटल एनर्जी सी पॉइंट पे कितना आएगा, काइनेटिक आ रहा है हाफ एम वीबी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल आ रहा है mgl, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, ठीक है। चलिए अब टोटल एनर्जी जो सी पॉइंट पे है, अभी मैं बात बी पॉइंट की कर रहा हूं, सो लेट दिस इज बी पॉइंट, तो टोटल एनर्जी जो बी पॉइंट पे है वही सी पे वही ए पे आनी चाहिए। तो मैं बी पॉइंट की एनर्जी को
सी पॉइंट की एनर्जी से इक्वेट कर रहा हूं। सी पॉइंट की एनर्जी निकली कितनी थी, 5/2 mgl, ये रख दो यहाँ पे, ईबी के बदले लिख दो 5/2 mgl, बाकी इक्वल है इसके किसके, हाफ एम वीबी स्क्वायर प्लस mgl। इस mgl को बच्चों इस तरफ भेजो, तो यहाँ पहले से 5/2 mgl है, माइनस में mgl आएगा, उधर हाफ एम वीबी स्क्वायर बचेगा। नाउ कैलकुलेट दिस एलसीएम इज 2, तो 5 mgl minus 2 mgl, दिस इज हाफ एम वीबी स्क्वायर। तो 5 में से 2 गया तो 3 mgl, नीचे आ रहा है 2, इस तरफ हाफ एम वीबी स्क्वायर। जरा एक चीज बताओ, कुछ कटते हुए आप देख पा रहे हो दोनों में, 2 से 2 गया, m से m गया, तो आपके पास वीबी स्क्वायर बचता है 3gl। सो व्हाट इज वीबी, अंडर द रूट 3gl। अगेन आप चेक करो, आपके बी पॉइंट की वेलोसिटी ए पॉइंट से क्या है, कम है। अल्टीमेटली हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि सर्कुलर मोशन में लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी √5gl, मिड वाले पॉइंट की वेलोसिटी √3gl, और हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी √gl होती है। मतलब अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग है। झूला जब घूम रहा होता है तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पे और सबसे कम वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे होती है। तो जब झूले से अगर मैं कहूं इमरजेंसी है, झूला टूटने की कगार पे है, भाई त्राहिमाम मचा हुआ है, मरने की नौबत आ रखी है, तो बेटा कभी वेट मत करो झूले के नीचे आने की लोएस्ट पॉइंट पे, बिकॉज लोएस्ट पॉइंट पे आते ही झूले की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। कहाँ कब है, सबसे ऊपर पॉइंट पे, तो वहां उतरने की कोशिश रखो कि हाँ भाई वहीं से उतर जाऊं, वहां से कुछ करूं, कुछ ऐसा दिमाग लगाऊं कि वहां से निकलूं। लोएस्ट पॉइंट पे आने का वेट मत करना, बिकॉज लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इज हाईएस्ट। ओके, अंडरस्टूड। दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन में घूमने का। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि हम लोग सेकंड लास्ट टॉपिक पे ही है, चैप्टर बड़ा इजी है, बहुत छोटा है, ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, तो फोकस्ड होके पढ़ेंगे तो फुल स्कोर इस चैप्टर में हम लोग ले सकते हैं, स्कोरिंग है। ठीक है, तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो है कॉलिजन। कॉलिजन, किसी चीज का टकराना, टकराना, कोई दो चीजें आपस में कोलाइड करती है। देखिए, कोई दो चीजें जब कोलाइड करती है तो दो तरीके की कॉलिजन हो सकती है। एक कॉलिजन जिसे हम लोग इलास्टिक कॉलिजन भी कहते हैं, एक कॉलिजन जिसे हम लोग इनइलास्टिक कॉलिजन कहते हैं। हालांकि इसके अलावा भी है, प्लास्टिक कॉलिजन भी होता है, बट वी स्टिक टू दीज टू बिकॉज हमारे सिलेबस में इन्हीं दोनों की बातें हैं, इलास्टिक कॉलिजन, इनइलास्टिक कॉलिजन। अब अगर आपको मैं थियोरेटिकली मतलब ऐसे बताऊं कि आप रियल लाइफ में कैसे पता करें इलास्टिक है नहीं है, तो अगर दो चीजें टकराई, टकराने के बाद उनके आवाज नहीं निकली या उनके शेप में कोई चेंज नहीं आया, तो हम कहेंगे हाँ भाई दे आर इलास्टिक। हालांकि दुनिया में कोई भी कॉलिजन इलास्टिक नहीं है। दो चीजें टकराएंगी बेटा तो लॉस तो होगा, या तो उनका शेप बिगड़ेगा, या उसमें से आवाज निकलेगी, या हीट एनर्जी निकलेगी, कुछ ना कुछ होगा, है ना। दो गाड़ियां टकराती है, देखते हो शेप बदल जाता है, इलास्टिक बिल्कुल भी नहीं है ना। दो बिलियर्ड बॉल्स आपस में टकराए, आवाज निकलती है, तो अगेन इलास्टिक नहीं है। लेकिन फिर भी बिलियर्ड बॉल्स ऑलमोस्ट इलास्टिक मान सकते हो, क्योंकि आवाज कम निकलती है, ज्यादा नहीं निकलती। पर दुनिया में कोई भी चीज इलास्टिक है नहीं। अगर इलास्टिक होता तो हम दो चीजें मानते। पहली चीज, हम लोग इसमें मानते कि मोमेंटम कंजर्व होता है, इलास्टिक कॉलिजन में मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होता है। और तीसरी चीज, टोटल एनर्जी भी कंजर्व्ड होता है, टोटल एनर्जी भी कंजर्व्ड होता है, राइट। ये तीन चीजें हैं। इन इलास्टिक कॉलिजन के अंदर जो मोमेंटम है ये कंजर्व होता है, तो ये तो इलास्टिक में भी था, हाँ बिल्कुल था। दूसरी बात, इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, ध्यान रखना। खाली कंजर्व कौन है इसमें, मोमेंटम, और काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल भी कंजर्व नहीं है। और काइनेटिक कंजर्व नहीं तो टोटल एनर्जी भी यहाँ पर कंजर्व नहीं है, लॉसेस तो होंगे ही होंगे, यहाँ लॉसेस होते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा, हम बात करते हैं पहले इलास्टिक कॉलिजन की। अब देखिए, इलास्टिक कॉलिजन के भी ना दो टाइप्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, एक 1 डायमेंशन में और एक 2 डायमेंशन का कॉलिजन। मतलब हम लोग बात करेंगे इलास्टिक कॉलिजन इन 1 डायमेंशन एंड इलास्टिक कॉलिजन इन 2 डायमेंशन, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होगा। पहले बात करते हैं हम लोग इलास्टिक कॉलिजन इन 1 डायमेंशन। हेडिंग है
इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन। चलिए वन डायमेंशन में बात करते हैं। तो हमारे आगे दो बॉल्स हैं, दो बॉल्स एक दूसरे की तरफ नहीं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये ग्राउंड है, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज ग्राउंड, और इस ग्राउंड पर एक ऑब्जेक्ट चल रहा था u वेलोसिटी से, लेट्स सपोज u1 वेलोसिटी से, m1 मास चल रहा है। दूसरा ऑब्जेक्ट है बेटा m2 जो कि चल रहा है u2 वेलोसिटी से। अब मुझे बताओ दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये m1 m2 से टकराएगा कब, जब किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, u1 की या u2 की। तो ऑफ कोर्स पीछे वाले की एनर्जी ज्यादा होगी वेलोसिटी, तभी तो जाके टकराएगा, है ना। तो u1 को मान के चलो ग्रेटर देन u2, तभी टकराएगा। और ये है बिफोर कॉलिजन का फिनोमेना, कॉलिजन से पहले। अब कॉलिजन होने के बाद की बात करते हैं। मान लीजिए कि बॉडी टकरा चुकी, टकराने के बाद दोनों की स्पीड अलग अलग हो जाएगी। मान लीजिए ये v1 स्पीड से जा रहा है, ये v2 से जा रहा है, दिस इज m1, दिस इज m2। ये बात हो रही है आफ्टर कॉलिजन की। अब क्योंकि ये वन डायमेंशन वाली चीज इलास्टिक है, तो दो चीजें कंजर्व है मैंने कहा, पहली मोमेंटम और दूसरी काइनेटिक एनर्जी। जरा कंजर्व करो। तो सिंस collision is elastic, linear momentum before collision से पहले का मोमेंटम बराबर होगा बच्चों लीनियर मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन के, राइट। मतलब टकराने से पहले का कॉलिजन और टकराने के बाद का कॉलिजन बराबर होगा मोमेंटम का। मोमेंटम कितना, mv मास इनटू वेलोसिटी होता है। पहले ऑब्जेक्ट का मास बताओ, m1 वेलोसिटी u1 प्लस इसका m2 वेलोसिटी u2। दूसरी तरफ चलो, m1 v1 प्लस m2 v2, ये होगा। ये हमने कर लिया। अब सारे एक जैसे को ना एक तरफ बुला लो, देखो m1 वाले को इधर बुला लो, इधर पहले से m1 u1 है, वो आएगा तो माइनस का हो जाएगा m1 v1, राइट। इधर पहले से m2 v2 है और ये आएगा तो हो जाएगा माइनस का m2 u2। m1 कॉमन u1 माइनस v1, यहाँ पे m2 कॉमन v2 माइनस u2, राइट। ये आ गया। इन दोनों में फर्स्ट इक्वेशन इसको लेट सपोज कर लेते हैं। और अब काइनेटिक एनर्जी पे चलते हैं। क्या पढ़ा था हमने, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होता है। तो वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन बराबर होगा किसके, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन के, राइट। फॉर्मूला लिखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ m1 और इसकी वेलोसिटी है u1, तो u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। दूसरी तरफ चलते हैं, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, राइट, m2 v2 स्क्वायर। दोनों तरफ में कुछ कॉमन देख पा रहे हैं आप लोग, मुझे कॉमन दिख रहा है, कॉमन है 1/2 और कॉमन है m, मतलब ये 1/2 m नहीं, सॉरी m तो अलग अलग है, हाफ कॉमन है ना, हाफ को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा जरा उसको लिखते हैं। हमारे पास बचेगा बच्चों m1 u1 स्क्वायर, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर, m2 u2 स्क्वायर। दूसरी तरफ m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। अगेन m1 वालों को एक तरफ ले आओ, m1 स्क्वायर m1 v1 स्क्वायर, इधर पहले से है m2 v2 स्क्वायर, ये जाएगा तो माइनस का हो जाएगा m2 u2 स्क्वायर, राइट। इसमें m2 u2 स्क्वायर कॉमन ले लो m1, तो आपके पास बचा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, m2 कॉमन v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। एक आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। फॉर्मूला क्या होता है इसका, a प्लस b a माइनस b। दूसरी तरफ भी फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होगा a प्लस b a माइनस b। लेट्स सपोज दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब मैं आपको ना फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करने को कह रहा हूं। आपका जो फर्स्ट इक्वेशन आया था, क्या था फर्स्ट इक्वेशन, देखो ये है फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं लिख रहा हूं वहां पे, डिवाइड कर देते हैं सिंपली। फर्स्ट इक्वेशन से सीधा डिवाइड करो। क्या है फर्स्ट इक्वेशन, m1 u1 माइनस v1, यहां रखो u1 माइनस v1, और दूसरी तरफ राइट साइड क्या है बच्चों, m2 v2 माइनस u2, यहां रखो v2 माइनस u2।
अब देखो कैंसिल होते, m1 से m1 माइनस वाले टर्म से पूरा माइनस वाले टर्म चला गया, m2 से m2 माइनस वाले टर्म से पूरा माइनस वाला टर्म गया, तो आपके पास बचा क्या, u1 प्लस v1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2। अब u को इधर लाओ, u1 माइनस u2 बराबर v2 माइनस v1, आपके पास ये चीज आके प्रूव हो गई। अब ये देखना क्या चीज है, ये हमारे कॉलिजन में u1 u2 कब था, ये दोनों बिफोर कॉलिजन था u1 u2, और u1 बड़ा था, तो बेसिकली बड़े में से छोटे को घटा रहे हैं हम लोग इस रिलेशन में u1 माइनस u2। तो इस केस में क्योंकि पीछे वाला ऑब्जेक्ट u1 वेलोसिटी से आगे वाले ऑब्जेक्ट को अप्रोच कर रहा है, तो इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलते हैं। और ये स्पीड टकराने के बाद इस स्पीड से सेपरेट हो रहा है v1 v2 से, तो इसे हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, राइट। तो ना ये डेरिवेशन में जो दो तरीके से आता है एग्जाम में, या तो आपको यहां तक प्रूव करने को कहेगा कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को इक्वल कर दो, तो आपको यहां तक करना है। अदरवाइज वो आपसे वेलोसिटी पूछेगा कि बताओ टकराने के बाद दोनों किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो इस केस में आपको डेरिवेशन की शुरुआत ही यहीं से करनी है, इसी जगह से, और दोनों इक्वेशंस को लिखना पड़ेगा। अब हम पता करते हैं वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखो इसमें से ना अगर आपको v1 निकालना है तो v2 की वैल्यू निकालो, और v2 चाहिए तो v1 की वैल्यू पुट करो। मैं भी क्या करता हूँ, v2 की वैल्यू पुट करता हूँ। देखो v2 क्या आएगा, यहां से बताना, इस v1 को इधर ले जाओ, पहले से u1 है माइनस u2 है, और ये प्लस का v1 हो जाएगा। लेट्स सपोज दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। इसी थर्ड इक्वेशन को उठाओ और फर्स्ट वाले में पुट कर दो। चलो फर्स्ट में पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन था m1 u1 माइनस क्या था बेटा, u1 माइनस v1, u1 माइनस v1 बराबर m2, और दूसरी तरफ था v2 माइनस u2, v2 माइनस u2। और मैंने अभी किसकी वैल्यू में डाल रहा हूँ, v2 की वैल्यू डाल रहा हूँ। तो जहां पर v2 है वहां मैं रखूंगा v2 के बदले में क्या रखूंगा, बाकी किसी को कुछ नहीं छेड़ना, v2 के बदले रखना है u1 माइनस u2 प्लस v1। चेक करना यही है, u1 माइनस u2 प्लस v1, ये वाली वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे। बाकी ये पीछे माइनस u2 है उसको रख दो, ये हो गया। देन दिस इज m1 u1 माइनस v1। अब बस सिंप्लीफाई करना है और हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलो सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करो। बेसिकली m1 को किया इससे, तो m1 u1 माइनस m1 v1, m2 को करो m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1 माइनस m2 u2, राइट। मुझे v1 चाहिए ना, तो v1 वाले टर्म को एक तरफ बुला लो, बाकी सबको दूसरी तरफ। देखो यहाँ पहले से m2 v1 है, मैं इसको रखता हूँ m2 v1, यहाँ लिख के दिखा देता हूँ m2 v1 है वो वाला। इस माइनस वाले m1 v1 को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, प्लस का m1 v1। बाकी सारे टर्म एक तरफ कर दो। पहले से m1 u1 है यहाँ, ये तो उधर चला गया। अब उधर से क्या क्या आएगा बताओ, ये माइनस का आएगा m2 u1 हो जाएगा, देन ये माइनस वाला आएगा, प्लस का हो जाएगा m2 u2, राइट। v1 वाला पार्ट ऑलरेडी अपनी जगह था, और ये वाला पार्ट चला जाएगा, तो ये भी हो जाएगा प्लस का m2 u2। ये हमारे सामने बेटा निकल के आया। इन दोनों में v1 कॉमन, तो m1 प्लस m2 बचा। इसमें चेक करो कोई कट रहा है क्या, m2 u1 m1 u1 m2 u2 m2 u2, कट तो नहीं रहा, ऐड जरूर हो रहा है। ये दोनों देखो सेम टू सेम है, तो दोनों ऐड हो गया 2 टाइम्स m2 u2। और ये वाला, इन दोनों में से u1 कॉमन आएगा, तो m1 माइनस m2 बचा। सो व्हाट इज v1, इसको डिवाइड में फेंको, सो m1 माइनस m2 इंटू u1, इसके नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2। सिमिलरली इसके नीचे भी आएगा m1 प्लस m2। तो ये हमारी पहली डेरिवेशन वेलोसिटी की निकल गई। v1 का वैल्यू इतना आ गया। हालांकि आपको v2 निकालने का तरीका बताता हूँ, हालांकि दोबारा से वही सेम काम करना है, लेकिन आएगा क्या मैं वो आंसर तुम्हें पहले बताया था। v2 क्या आएगा, जहां जहां 1 है वहां वहां 2 पुट कर दो बस। जैसे 1 की जगह m2 माइनस m1 इंटू u2, जहां 1 है वहां 2 करते जाओ। नीचे m1 प्लस m2 सेम ही रहेगा, m2 प्लस m1 वही बात है। 2 m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। तो जब आप v2 निकालेंगे ना, तो आपका आंसर ये आएगा। v2 निकलेगा कैसे, अब मैं उसको निकालने जा रहा हूँ। ठीक है, ये आएगा, आया कैसे वो मैंने तुम्हें बता दिया। याद करने का मैंने तुम्हें तरीका दे दिया कैसे करना है।
एक अगर आपको याद है तो आप दूसरा खुद ब खुद कर सकते हैं, 2 को 1 और 1 को 2 चेंज करके। अब देखो इस रिलेशन में जब मैंने V2 निकाला तो मेरा रिलेशन V1 का वैल्यू आया। अगर मैं यहाँ से V1 निकालता, जो कि मुझे बताओ क्या आएगा, ये एक बार दोबारा मैं लिखता हूँ। U1 माइनस क्या लिखा था, U1 माइनस U2 बराबर V2 माइनस V1। सो व्हाट इज V1 फ्रॉम हियर, V2 माइनस U1 प्लस U2, ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू को पुट करो फिर से फर्स्ट इक्वेशन में। जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था वो था ये वाला, M1 U1 माइनस V1, M1 U1 माइनस V1 बराबर M2 V2 माइनस U2, V2 माइनस U2। चलो V1 की वैल्यू पुट करते हैं, M1 U1 माइनस V1 की वैल्यू डालो, क्योंकि माइनस है तो सारे साइन चेंज कर दो, V2 प्लस U1 माइनस U2। दूसरी साइड M2 V2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस M2 U2। मुझे V2 चाहिए तो सिर्फ V2 को एक तरफ कर लो, बाकी सबको दूसरी तरफ, इनको मल्टीप्लाई करो। M1 U1 माइनस M1 V2 माइनस सॉरी प्लस M1 U1 माइनस M1 U2। दूसरी तरफ M2 V2 माइनस M2 U2। V2 वालों को एक तरफ बुला लेते हैं, इधर पहले से V2 ये रहा, इसको उधर ले जाओ। तो यहाँ पहले से M2 V2 है, ये वाला टर्म जाएगा तो प्लस का M1 V2 हो जाएगा, उसको इधर ले आओ। यहाँ पहले से M1 U1 प्लस M1 U1 माइनस M1 U2, ये तो उधर ले गया, उधर से क्या आएगा प्लस का M2 U2। ये दोनों एक जैसा है तो 2 टाइम्स हो गया M1 U1, इन दोनों में कॉमन आएगा U2, तो बचा क्या M2 माइनस M1 बचा इसके पास, राइट। इधर हमारे पास दोनों में V2 कॉमन, तो M2 प्लस M1 बचेगा। इसको डिवाइड में भेज दो, तो 2M1 U1 के नीचे भी आएगा M1 प्लस M2, और इस U2 M2 माइनस M1 के नीचे भी आएगा M1 प्लस M2। दिस इज द रिलेशन ऑफ V2। ये हमारा सेकेंड डेरिवेशन भी सॉल्व हो गया। ये था हमारा इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन कंप्लीट सॉल्यूशन, जो एग्जाम में आपके आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू सॉल्व। तो अभी अब वन डायमेंशन के बाद अगला टॉपिक आता है 2 डायमेंशन का इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है। तो अभी क्या होगा ना, टकराने के बाद, अभी जैसे ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मान लो कि इस पे M1 वाला U1 वेलोसिटी से चल रहा है, M2 वाला U2 वेलोसिटी से चल रहा है। ये बात हो रही है बिफोर कॉलिजन की, टकराने से पहले की, बिफोर कॉलिजन, ठीक है। टकराने के बाद दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। मान लो कि इस तरफ चला गया बच्चों M1 वाला V1 वेलोसिटी से, और ये चला गया M2 वाला V2 वेलोसिटी से। अब देखो इसके दो कंपोनेंट बन सकते हैं। मान लो ये ऊपर वाले का एंगल θ1 और ये वाला θ2 से जा रहा है। मैं यहाँ पे कंपोनेंट बनाने वाला हूँ वेक्टर कंपोनेंट। जैसे इस V1 के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इफ दिस इज θ1, दिस इज θ1, दिस इज थीटा की तरफ वाले कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, कॉस कंपोनेंट। सो दिस इज V1 cos θ1, ये ऊपर वाला V1 sin θ1। इसके V2 के दो कंपोनेंट बनेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अगर ये θ2 है तो आपका ये भी θ2 होगा, है ना। देखो ट्रांसवर्स लाइन जा रही है, तो अगर ये θ2 है तो ये θ2 होगा, ये वाली ट्रांसवर्स लाइन थीटा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा V2 θ2, V2 cos θ2, और ये हो गया V2 sin θ2, राइट। चलिए अब वही कंजर्वेशन पे बात आती है, क्योंकि ये है तो इलास्टिक कॉलिजन ही ना। तो बिफोर कॉलिजन की बात करूं तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करो पहले, कि लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन बराबर लीनियर मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। अब लीनियर मोमेंटम जो है ना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मींस इसके वेक्टर में एक्स एक्सिस भी आएगा और वाई एक्सिस में भी आएगा। तो दोनों एक्सिस में कंजर्वेशन सॉल्व करो। अगर बात हम एक्स एक्सिस की कर रहे हैं इस तरफ, तो इधर भी मैं एक्स एक्सिस की ही बात लूंगा। चलो टेल मी, मास m1, एक्स एक्सिस में इसकी वेलोसिटी u1 ही है, प्लस मास m2 और एक्स एक्सिस में वेलोसिटी u2 ही है। उधर चलते हैं, मास m1 और एक्स एक्सिस में वेलोसिटी ये वाला है v1 cos θ1 प्लस m2
इसकी एक्स एक्सिस की वेलोसिटी v2 cos थीटा 2। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली वाई एक्सिस के मोमेंटम को सॉल्व करो। जैसे हमने एक्स एक्सिस के लिए सॉल्व किया लीनियर मोमेंटम कंजर्व, वैसे ही लीनियर मोमेंटम वाई एक्सिस के लिए भी कंजर्व होगा, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वाई एक्सिस में बताओ तो इनिशियली तो कोई स्पीड ही नहीं है वाई में बेटा, तो m1 इंटू जीरो, और ना ही ये वेलोसिटी जा रहा है तो एक्स में ही जा रहा है, तो वाई में जीरो। टकराने के बाद m1 और वाई एक्सिस की वेलोसिटी देखो कितनी है, v1 साइन थीटा 1 प्लस इसके लिए m2 इंटू v2 साइन थीटा 2, क्योंकि ये भी y एक्सिस में है। ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया, करेक्ट। थर्ड इक्वेशन मैं काइनेटिक एनर्जी कंजर्व से लाऊंगा, क्योंकि ये क्या है, ये जो हम कर रहे हैं ना, ये है हमारा इलास्टिक कॉलिजन, और हम जानते हैं मोमेंटम के साथ साथ इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन के। अब मुझे एक चीज बताना, जैसे मैंने मोमेंटम को देखा तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी के कंपोनेंट्स नहीं बनते, तो इसका सिर्फ एक ही एक्सिस ही होगा जो दिया हुआ है वो वैल्यू। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, टकराने के बाद हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर। आपको सिर्फ वैल्यू लेनी है, कंपोनेंट्स नहीं, क्योंकि इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। देखो भाई, हाफ 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 हटाओ, आपके पास इक्वेशन बचा m1 u1 स्क्वायर m2 u2 स्क्वायर m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अब एक चीज गौर करिए, कितनी वैल्यूज आपको नहीं पता, अननोन क्वांटिटीज। ना तो मुझे u1 पता है, चलो u1 शुरू मान लिया, पता है मुझे u1 टकराने से पहले की थी। ना तो मुझे v1 पता है ना v2 पता है, टकराने के बाद दोनों की स्पीड क्या होगी मुझे नहीं पता कि व्हाट इज v1 व्हाट इज v2। तीसरी चीज, मुझे थीटा 1 नहीं पता, मुझे थीटा 2 नहीं पता। तो टोटल 4 अननोन क्वांटिटी है, v1 v2 थीटा 1 थीटा 2। निकालनी कितनी है, और इक्वेशंस कितनी है हमारे पास, 1 2 एंड 3 इक्वेशंस। आप लोग 10th से पढ़ते आ रहे हो, याद है आपको एक्स और वाई एक्सिस में होता था हमारे पास 2 वेरिएबल्स में, तो 2 इक्वेशन चाहिए होते थे। भाई जितना अननोन उतनी इक्वेशंस चाहिए होती हैं, 4 अननोन के लिए 4 इक्वेशन चाहिए, बट वी हैव ओनली 3 इक्वेशन, इसीलिए इसको इससे आगे डिराइव नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ पर हम एक लाइन लिख देंगे कि वी हैव 4, 4 अननोन्स हैं। वी हैव 4 अननोन्स। कौन कौन से अननोन है, v1 v2 थीटा 1 एंड थीटा 2, बट we have only 3 equations. So one of the unknown should be practically find, या तो प्रैक्टिकली पता होना चाहिए या बेटा न्यूमेरिकल में दिया होना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये डेरिवेशन यहाँ पे खत्म होता है विद अ नोट, ये जो नोट मैंने लिखा है इसके साथ। तो ये था आपका चैप्टर वर्क एनर्जी थ्योरम। आपको आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मजेदार ढंग से। शॉर्टकट में मैंने सारा चैप्टर आपको बता दिया वन शॉट के अंदर। इट वाज वेरी इजी वेरी इजी वेरी इजी। दोबारा से इसको घर पे रिवाइज करो और अपने पेपर UG2 PT2 के लिए तैयार हो जाओ।